सियासी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और जब चुनावी समर खुद उत्तर प्रदेश में हो तो सियासत का पारा भांपना और मापना दोनों ही मुश्किल पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केशव मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं और सीधा सवाल उनसे है, किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी से, अपराध से, भ्रष्टाचार से मुक्त करा करके सुशासन के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सपा बसपा यह सुशासन नहीं दे सकती, ये गुंडई नहीं खत्म कर सकती, अपराध नहीं खत्म कर सकती, भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर सकती। यह काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। कब डीएनए चेंज करेंगे कि कभी किसी मुसलमान को भी टिकट देंगे? 40-42 लोगों ने आपको आवेदन किया था, मुसलमानों ने, टिकट के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही पैमाना है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से जो विजयी होने लायक उम्मीदवार था, हमने उसको टिकट देने का प्रयास किया है। हम हिंदू और मुसलमान को देख करके टिकट नहीं देते। हमारा चश्मा एकदम सही है। ये चश्मा लगाने का काम सपा करती है, चश्मा लगाने का काम बसपा करती है और कांग्रेस करती है। भाजपा का चश्मा एकदम स्पष्ट है। ये बाहरियों के लिए बहुत दरवाजा खोल दिया आपने। रीता बहुगुणा जोशी से लेकर न जाने कौन कौन, और नंदी पक्षालिका सिंह, इन सबको तो आपने बस ये पार्टी ज्वाइन कराई, 24 घंटे नहीं हुए टिकट भी दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? और अपनों के लिए दरवाजा, बैकडोर भी नहीं खोला आपने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए हर दरवाजे खुले रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कभी कोई दरवाजे बंद नहीं रहते। उत्तर प्रदेश में इस समय जो सियासी हालात हैं, अगर सपा बसपा से उत्तर प्रदेश को मुक्त नहीं कराया गया, सपा बसपा की बीमारी जो कैंसर का रूप धारण कर चुकी है, इसको खत्म नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश मेरा बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने प्रदेश को बर्बाद होते नहीं देख सकता। इसलिए बहुत ऐसे नाम आपको ले सकते हैं जो बहुत तुरंत आए और उनको टिकट मिला है, जो जीतने लायक थे उनको टिकट देने का काम किया। 5 विधायक ऐसे भी हैं जो भाजपा में आए, हम उनको टिकट नहीं दे पाए। जहां जीतने की संभावना नहीं दिखी उनको हमने टिकट नहीं दिया। सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश में अर्धशतक बनाना इनको मुश्किल हो जाएगा। 2014 में बसपा 0 पर आउट हुई थी। कांग्रेस का खाता रायबरेली अमेठी में नहीं खुलता अगर सपा बसपा ने उस समय गठबंधन नहीं किया होता। मैं पहले से कहता हूं, सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। और आज भी कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी को अगर ये भ्रम है कि उनके बारे में जनता के मन में यह भाव है कि उन्होंने विकास करने का काम किया, उन्होंने विकास करने का काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश का विनाश करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। गुंडों और अपराधियों का संरक्षण करने का काम किया है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण करने का काम किया। और सपा बसपा के साथ, अगर सपा कांग्रेस के साथ अगर बसपा भी मिल जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक पाना असंभव है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब कार्यकर्ता भी है ना, और आप सभी लोग कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी। ये कार्यकर्ता कभी देवरिया में कलराज मिश्रा के पोस्टर पर कालिक पोतते हैं, कभी योगी का पुतला फूंकते हैं, और तो और पार्टी का जो मुख्यालय है प्रदेश का, उस पर भी आके कल उन्होंने धरना दे दिया, कल वहां पे हल्ला बोल दिया। ये कार्यकर्ता क्या नहीं चाहता था कि उत्तर प्रदेश से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो, मायावती का जो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, क्या ये भारतीय जनता पार्टी नहीं थी जो आज नाराज बैठी हुई है? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी के अंदर किसी कार्यकर्ता को गुस्सा आया होगा, और ऐसी लगभग 25 सीटें थी उत्तर प्रदेश में जिसमें इस प्रकार की शिकायतें जरूर आई थी, लेकिन उनमें से अधिकतम कार्यकर्ताओं को मना लिया गया। आपके तमाम सांसद अपने इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं इस विरोध के चलते? ऐसा नहीं है। अब मेरी तो कम से कम 75% सांसदों से कल मैंने बैठ करके स्वयं डायरेक्ट बात की है, और अधिकतम सांसद अपने अपने क्षेत्र में जा चुके हैं, चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक ही लक्ष्य है सबका, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। कांग्रेस से पहले मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, देश से कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके ही हम उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बना सकते हैं। ये पिछले 4 महीने जो भी समाजवादी पार्टी में कलह रही है, उसके बाद चुनाव चिन्ह को, साइकिल को लेकर जो झंझट रहा, आप लगातार 2 बातें करते रहे। एक तो ये, आपसे मतलब भारतीय जनता पार्टी कि एक तो ये कि पारिवारिक ड्रामा है, और दूसरा ये परिवार की पार्टी है। परिवारवाद तो आपने भी बहुत कुछ कर दिया। देखिए, पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के जिस हाई प्रोफाइल ड्रामा, अगर ये ड्रामा, मैं तो मानता हूं ड्रामा था, अगर ये ड्रामा नहीं था, अखिलेश यादव ये कह रहे ड्रामा नहीं था, तो मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति एक परिवार नहीं संभाल सकता वो प्रदेश कैसे संभाल सकता है? जिस व्यक्ति के शासन काल में एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप पे बर्खास्त किया जाता है, एक मंत्री को, और फिर उसी मंत्री को विधायक का टिकट दिया जाता है, और वहां जाकर के इस भ्रष्टाचारी को विधानसभा में भेजो, इसकी अपील किया जाता है।
ये अखिलेश यादव जी का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं आप? मैं गायत्री प्रसाद की बात कर रहा हूं, अभी सुल्तानपुर की सभा की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव अतीक अहमद जैसे अपराधी का आज ये विरोध करते हैं। सवाल है मेरा अखिलेश यादव जी आपसे, 2014 में ये लोकसभा का चुनाव श्रावस्ती से लड़े थे, आप उस समय प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। जनता जवाब चाहती है कि अतीक अहमद के लिए सिंबल पर हस्ताक्षर अखिलेश यादव ने किया था कि किसी और ने किया था, इसका जवाब चाहते हैं। इनका पूरा भ्रष्टाचार गुंडा राज से भरा हुआ इतिहास है। सैफई परिवार शरीफ नहीं हो सकता। इस परिवार के द्वारा गुंडागर्दी, अपराध, भ्रष्टाचार, ये तीनों के संरक्षक हैं। चलिए, माना कि आपके मुताबिक जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता वो पार्टी क्या संभालेगा? यानी जो परिवार संभाल सकता होगा उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी, उसके परिवार को, उसकी बहू को भी दे देगी, उसके पोते को भी दे देगी, बेटे को भी दे देगी, बेटी को भी दे देगी। ये परिवारवाद फिर कहां चला जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले बताया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ गिने चुने ऐसे मामले होंगे जिसमें लोग परिवार की बात करते हैं कि पंकज सिंह जी को टिकट क्यों दे दिया, क्योंकि वो राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं। पंकज सिंह 13 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि अगर किसी राजनीतिक नेता के परिवार में कोई पैदा होता है, वो बेटा, बेटी, बहू, कोई हो, और वो उसकी राजनीति के क्षेत्र में काम करने की रुचि है, और वो 8 साल, 10 साल, 15 साल अगर पार्टी के लिए काम करता है और वो टिकट चाहता है और जीतने की संभावना भी हमें उसके अंदर दिखाई देती है, और उसको हम टिकट ना दे तो क्या वो सपा बसपा से जाके टिकट लेगा? और महामहिम के बहू और पोते दोनों जीतते हुए नजर आ रहे हैं आपको। बहू और पोते को नहीं दिया गया, उनके घर में एक टिकट दिया गया है, पोते को दिया गया है। और कोई बहू चुनाव नहीं लड़ रही, केवल एक टिकट ऐसा था जिसमें ध्यान में आया, सर्वे में आया कि वो जीत सकता है। दूसरे व्यक्ति को हम लड़ाने की जब बात कर रहे थे, ऐसा सर्वे में आ रहा था कि वो जीत नहीं सकते, तो देना पड़ा टिकट। हमको तो इस समय विजय चाहिए, हमें सरकार बनानी है, हमें सपा बसपा की बीमारी से प्रदेश को बचाना। अब आप ही की बात पे आते हैं, केशव मौर्य जी की बात पे आते हैं। ये राम मंदिर का राग आपने फिर अलाप दिया कि चुनाव के बाद मंदिर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई राग अलापा नहीं है, ना ऐसे किसी राग से पीछे है। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अथवा समझौते के बाद बनेगा। आज राम मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश को अपराधीकरण से मुक्त कराने का, आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का, आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश को जातिवाद से मुक्त कराने का, आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश को विकासवाद की ओर आगे ले जाने का, आज मुद्दा है माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा देश को उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने केंद्र सरकार के खजाने का मुंह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए खोल दिया हो। और ऐसे मुख्यमंत्री मिले हो जिनको विकास नहीं चाहिए, जिनको गुंडागर्दी चाहिए, जिनको जमीनों पर कब्जा चाहिए, जिनको खनन के क्षेत्र में घोटाला चाहिए, खाद्यान्न में घोटाला चाहिए, भर्तियों में घोटाला चाहिए, जातिवाद और संप्रदायवाद के आधार पर नियुक्तियां चाहिए, स्थानांतरण उद्योग के रूप में चाहिए, सपा को लाभ पहुंचा दे, ऐसे डीजीपी को 14 नंबर से लेकर के नंबर 1 पर बैठाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में शासन करने लायक नहीं है। यह तो उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 2014 में जनता ने इनको बेदखल कर दिया था। जिस दिन 73 हमें सांसद जिताए, 337 विधानसभा सीटों पे बीजेपी को नंबर 1 बनाने का काम किया मेरे उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता मतदाताओं ने। लेकिन लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, इसलिए इस बोझ को उत्तर प्रदेश की जनता को झेलना पड़ा। ऐसी साइकिल पंचर होगी कि चाहे जितने पूरा परिजन लग जाए, पूरे गुंडे अपराधी लग जाए, इतने टुकड़े साइकिल की जनता करेगी कि दोबारा इन पुर्जों को जोड़ करके साइकिल बना करके खड़ा करना असंभव। हाथी तो पहले ही 0 पर आउट हो चुका है 2014 में। हाथी का कोई उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं बचा जो गरीबों की, अनुसूचित वर्ग के भाइयों बहनों की, पिछड़ों के वोट बेच करके नोट इकट्ठा करें। ऐसी बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अब उत्तर प्रदेश में बहन जी जो खेल कर रही हैं उसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनेगा? फैसला कैसे जान लिया आपने? 2011 मार्च को वोटों की गिनती होगी, 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाएगी, सुशासन देगी। भाजपा इस समय एक भाजपा के पक्ष में एक लहर चल रही, आंधी चल रही, तूफान चल रहा है। विपक्षी घबराए हुए, बौखलाए हुए हैं, और बौखलाहट में वो क्या, और देखने की उनकी दृष्टि भी विपक्षियों की थोड़ी बदल गई है कि भाजपा आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि भाजपा बढ़ती जा रही है। नोटबंदी आई तो नोटबंदी के बाद जितने चुनाव हो रहे हैं एक तरफा भाजपा विजय प्राप्त कर रही है, और अखिलेश यादव जी को सर्जिकल स्ट्राइक का धोखा दिखाई दे रहा है। अरे देश के जवानों ने, देश के सैनिकों ने दुश्मन की जमीन पर घुस करके अगर वहां पे आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया तो उनका अभिनंदन करने की जगह, उनका स्वागत करने की जगह उन पर सवाल उठा रहे हो अखिलेश यादव जी। इसका जवाब इस देश का नौजवान, इस प्रदेश का नौजवान आपको देगा। सवाल तो नोटबंदी पे भी है, आप इसको डिकोड करेंगे क्या? आप नोटबंदी पर अचानक
थोड़ी सी बोलती बंदी क्यों चल रही है आजकल? आजकल नोटबंदी को कुछ नहीं बोल रहा है कोई। भारतीय जनता पार्टी कोई बोलती बंदी नहीं है। बोलती बंद हुई है तो जो नोटबंदी का विरोध कर रहे थे। नोटबंदी भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए थी। नोटबंदी काले धन को बाहर निकालने के लिए थी। नोटबंदी नकली नोटों की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को जवाब देने के लिए थी। नोटबंदी पाकिस्तान में आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाने वालों को जवाब देने के लिए थी। आज आतंकी घटनाओं में कमी आई है, नक्सलवाद की कमर टूटी है, काले धन वाले बेचैन हैं, और उसमें सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई आपको मिलेगा तो युवराज कांग्रेस के राहुल गांधी 4,000 रुपए निकाल करके एटीएम से लाए थे। अभी तक उनका लगता है खत्म नहीं हुआ। अभी दोबारा लाइन में कभी उनको देखा नहीं गया कि दोबारा अब 10,000 निकलने लगा है, जाकर के वो निकाल सकते। अब तक की आजादी के बाद का सबसे बड़ा मुद्दा आप पोस्टरों से गायब कर रहे हैं। हमें ऐसी जरूरत होगी ले जाएंगे, मुझे ऐसी जरूरत नहीं लगती। आज जनता मेरे साथ खड़ी है। सर्वे आया है जिसमें लिखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कितना अपना धन जमा किया चंदे के रूप में, उसमें भी आया। केशव मौर्य जी से यह बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। केशव मौर्य जी से हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि फिर एक बार संगीत सोम कहीं सीडी दिखाने लगते हैं, कभी फेसबुक पर पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? क्या जो उस पर आरोप लगता है कि ध्रुवीकरण करना चाहती है, क्या ये उसी की कोशिश है, उसी का आगाज है क्या? देखिए, पहले तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस सीडी की चर्चा आप कर रहे हैं वो सीडी बहुत पुरानी है, और सीडी अभी चल रही है। वो जो सीडी चल रही है वो बहुत पुरानी सीडी है। हाँ मालूम है। लेकिन मेरा स्पष्ट तौर से यह कहना है, पहले तो ये सवाल अखिलेश यादव जी से है। वो जवाब दें कि कैराना का कांड क्यों हुआ, वहां से लोगों को पलायन क्यों करना पड़ा, मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ, उस दंगे के अपराधी आजम खां को गिरफ्तार करके उन्होंने जेल में क्यों नहीं डाला, उत्तर प्रदेश से दादरी कांड क्यों हुआ, गौवंश हत्या का कानून, हत्या पर रोक का कानून बना है, उस पर कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं की। 1,000 से अधिक दंगे, 1,500 से अधिक पुलिसकर्मियों की पिटाई, 150 से अधिक की संख्या में पुलिस वालों की मौत। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अन्याय के खिलाफ चुप रहने वाली भी पार्टी भाजपा नहीं। अगर कैराना होगा तो भाजपा चुप नहीं रहेगी। अगर मेरी बेटियों को स्कूल जाने से कोई गुंडा रोकेगा तो बीजेपी चुप नहीं रहेगी। अगर अलीगढ़ के अंदर हिंदू परिवारों को अपने घरों के अंदर इसलिए तख्ती लगाना पड़े कि मैं अपना घर बेच करके यहां से पलायन करना चाहता हूं, तो हम चुप नहीं रह सकते। इसको कोई किसी रूप में देखे, हम इसको यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यह अन्याय है, यह अत्याचार है, यह अनाचार है और सत्ता के संरक्षण में है, और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे। कैराना के किस परिवार को आपने बसा दिया जाके? केवल वोट लेने के लिए कैराना की बात करते हैं? आने दीजिए भाजपा की सरकार। जिन लोगों के कारण कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा है वो जेल के अंदर नजर आएंगे, जो पलायन किए हैं वो कैराना के अंदर नजर आएंगे। और मुजफ्फरनगर का दंगा का मुद्दा या सीडी जो आज दिखा रहे हैं उसके उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को अखिलेश यादव ने बचाया है, और मैं आपको कह दे रहा हूं, दंगे के असली अपराधी, असली गुनाहगार भाजपा की सरकार आने दीजिए। अगर अखिलेश यादव के दामन पर भी अगर उस दंगे का दाग होगा तो ना किसी कीमत पर अखिलेश छूटेंगे, और आजम खां के ऊपर अगर दाग होगा तो अभी बचा सकते हैं, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में, सत्ता का अपने शासनकाल में दुरुपयोग किए हैं। जिस दिन भाजपा आएगी, आजम भी जेल में होंगे, अंसारी भी जेल में होंगे, अतीक भी जेल में होंगे। ऐसी भाजपा आपको दिखाने का काम करेंगे। और संगीत सोम? संगीत सोम के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं। गौरक्षा के बीच में आपने बात करी, मोदी जी ने खुद ही उस पर ब्रेक लगा दिया है। मोदी जी ने कोई ब्रेक नहीं लगाया। मैं लगातार कहता रहा हूं, गोवंश रक्षा का कानून उत्तर प्रदेश के अंदर बना है। गोवध निवारण अधिनियम माननीय कल्याण सिंह जी की जब सरकार थी तो उस समय बनाया गया था। उस अधिनियम को लागू करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने ऐसी छूट दिया है गौवंश के तस्करों और हत्यारों को कि इस प्रकार की घटना घटे। कैराना, मुजफ्फरनगर, संगीत सोम, गौरक्षा, सारी बातें आपने कर ली। एक मुद्दा लगता मिस कर गए आप, लव जिहाद। योगी जी की याद है थोड़ी सी आपको? मैं कोई मुद्दा मिस नहीं कर गया, लेकिन मैं इतना जरूर बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी, अन्याय नहीं होने पाएगा, अत्याचार नहीं होने पाएगा, तुष्टीकरण नहीं होने पाएगी। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता से, और जो दोषी होगा वोट के आधार पर नहीं, अपराधी कौन है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, इसके आधार पर नहीं, अपराधी केवल अपराधी होगा। अपराधी के खिलाफ
कहर बन करके पुलिस टूटेगी, उसको ऐसा दंड देगी, दोबारा उस प्रकार का अपराध करने का कोई साहस न कर सके। लव जिहाद के नाम पर आप स्वतंत्रता को कैद कर देंगे? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी जी तो करते हैं लव जिहाद की बात। अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध किसी भी प्रकार का हो, अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, अपराधी सिर्फ अपराधी है। आज पुलिस अपराधियों से डरती है। भाजपा की सरकार माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में थी, माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में थी, स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्ता जी के नेतृत्व में थी। गुंडे अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे या जेल के अंदर ठूंस दिए गए थे। आने दीजिए भाजपा को, आप भरोसा रखिएगा, जिस दिन भाजपा आएगी उस दिन अपराधी या तो यूपी छोड़ करके भाग जाएगा या तो जेल के अंदर ठूंस दिया जाएगा। और ये साक्षी महाराज जी जैसे बयान दिया करते हैं, इन जैसे लोगों को पर भाजपा का क्या कहना होगा? मेरी जानकारी में नहीं है महाराज जी ने क्या बयान दिया है, वो तो उसका जवाब महाराज जी देंगे। भाजपा का कोई अधिकृत बयान नहीं है वो। अच्छा, भाजपा का अधिकृत बयान नहीं, लेकिन वो तो भाजपा के हैं, भाजपा के सांसद हैं। वो कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए तभी लड़ाई आगे बढ़ पाए। उन्होंने क्या कहा है मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, देखूंगा पढ़ करके फिर अच्छा, बताऊंगा। आप किससे लड़ाई मानते हैं उत्तर प्रदेश में अपनी? बहुजन समाज पार्टी से या देखिए, समाजवादी पार्टी? कुछ सीटों पे सपा से लड़ाई है, कुछ सीटों पे बसपा से लड़ाई है, लेकिन सारे मिलाकर के 50 से अधिक सीटों पर हमसे लड़ाई में नहीं है। कि जैसे शोले पिक्चर में बच्चा सो जा, नहीं 50-50 कोस तक दूर तक सो जा, नहीं गब्बर आ जाएगा। इस समय सपा बसपा कांग्रेस को ये सावधान रहो, नहीं मोदी आ जाएगा। क्यों डर लगता है मोदी जी से? मोदी जी ने क्या कर दिया है? मोदी जी गरीब के हित में काम कर रहे हैं, क्यों इनको बेचैनी हो रही है? मोदी जी अन्नदाता के लिए काम कर रहे हैं, क्यों बेचैनी हो रही है? मेरे उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान रोज पलायन कर रहा है, जाके दिल्ली और बंबई और कलकत्ता में रोजगार खोज रहा है। यूपी में सारी सामर्थ्य, सर्व सामर्थ्यवान मेरा उत्तर प्रदेश आज बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ है। मेरा किसान बदहाली की स्थिति में है, उनको राहत राशि तक का वितरण नहीं किया जा रहा है, उनके उपज का खरीद नहीं की जा रही है। बुंदेलखंड के लिए पैकेज आया, उसका विकास नहीं हो रहा है। गन्ना किसानों को बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यूपी के अंदर लागू नहीं की जा रही है। क्या चाहते हैं अखिलेश यादव जी? अन्नदाताओं के सबसे बड़े अगर दुश्मन कोई है तो वो अखिलेश यादव जी है, वो मायावती जी। उत्तर प्रदेश आज अगर बर्बादी के कगार पर है तो इन दोनों पार्टियों के कारण है। अब सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश जिस दिन बनेगा उस दिन उत्तर प्रदेश आपको बदला बदला नजर आएगा। अब मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 11 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तो उस दिन तो उत्तर प्रदेश दिवाली मनाएगा और 13 को होली है ही। अच्छा, जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, तो ये बिहार की याद तो नहीं दिलाता आपको? मतलब ऐसा तो नहीं थोड़े से रोंगटे खड़े होते हो बिहार? भारतीय जनता पार्टी किसी भ्रम में नहीं है। मेरे 1,30,000 बूथों की समितियां गठित है, बूथ समितियां गठित हैं, और मैं भी चुनाव लड़ा हूं, विधानसभा भी लड़ा हूं, विधायक भी रहा हूं, लोकसभा लड़ा हूं, सांसद हूं। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं जितना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर आज है, इसका 10% संगठन हमारा 2012 में था, इसका 30% मैं कह सकता हूं 2014 में था। जब मेरे 1,30,000 बूथ गठित है तो मैं ये पूरे विश्वास से भरा हूं 50% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं। बाकी वोट में जिसको बांटना है बांट ले, मुझे कोई चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पहले भी थी, संगठन आपका इसी तरीके से वृहत था, विहंगम था। फिर बिहार में गठबंधन से जिस तरीके से हार हुई है, क्या उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन से आपको कुछ दिक्कत नहीं लगती? बिहार की जनता आज इस बात को महसूस कर रही है और नीतीश कुमार जी भी आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमने लालू यादव के साथ गठबंधन करके महागलती की है। और बिहार की जनता भी यह महसूस करती है कि अगर हमने लालू के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी को समर्थन नहीं दिया होता तो आज बिहार की यह बर्बादी नहीं हुई होती। उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है और उत्तर प्रदेश कोई सपा और कांग्रेस के गठबंधन से कोई दबाव उत्तर प्रदेश में दबाव में नहीं है। हम पूरे दबाव मुक्त हैं। मैं पहले भी कहा हूं कि इसमें बसपा को भी मिला ले साथ में, तब भी भाजपा की विजय रथ को रोक पाना, मोदी जी के इस विजय रथ को रोक पाना, गरीबों के लिए काम करने वाली भाजपा को रोक पाना, अन्नदाताओं के हित में काम करने वाली भाजपा के इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कहीं बाधा पहुंचाने का काम करना, ये सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के भी नहीं कर सकते। यह भाजपा के पक्ष में एक आंधी है, ये तूफान बनेगा, कमल खिलेगा, 300 से अधिक सीटें जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को सुशासन देंगे। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आपको इस 300 के आंकड़े के हाइपोथेटिकल आंकड़े के लिए मेरी तरफ से पहले से शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर इस आंकड़े में कमी रह गई तो क्या चुनाव के बाद किसी का हाथ साथ पकड़े? अगर कहां रह गया, मैं 300 भी आप कह रहे हैं, मैं तो एकदम विश्वास से मैं 337 सीटें जब मैं कहता हूं कि हमने 2014 में जीती है
तो 337 जीतने का मतलब हम कहा करते हैं कि 2017 में हम 2014 दोहराएंगे, तो 337 से तो पीछे हटने का सवाल नहीं है, और 337 से कम हम सीट जीतने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कह दूं, 2017 हमारा निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन 2019 यह केंद्र के लिए होगा, और उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को ही प्रधानमंत्री अगर कम देखना रह गई चाहती तो है। कोई सवाल ही नहीं उठता, ये प्रश्न ही नहीं, ये काल्पनिक प्रश्न है। मैं 300 से ज्यादा सीटें दावा भी निश्चित तौर से, काल्पनिक, दावा भी काल्पनिक, निश्चित तौर से 300 से अधिक सीटें जीतूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा ऐसी सरकार देने का काम करेगी जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा शासन जिसकी 14 वर्ष से प्रतीक्षा थी, और सच्चा राम राज्य भाजपा की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में आएगा। आपने जाट और पिछड़ों को बहुत सारी टिकट दी है, क्या कॉम्बिनेशन था? वो तो नहीं जो अभी मनमोहन वैद्य जी ने भी फिर एक बार आरक्षण का मुद्दा उठाया। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पिछड़ों को बहुत टिकट दिया है, बहुत टिकट दिया है। मैं संपूर्ण भाजपा नेतृत्व का इसके लिए अभिनंदन करता हूं, और मैं यह देख रहा हूं, मेरे पास तो लगातार फोन आ रहे हैं पिछड़े वर्ग के बड़े बड़े नेताओं के। संघ तो कहता है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा फिर कहा मनमोहन नहीं, 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 ऐसा कोई बयान नहीं बिहार में उन्होंने कह दिया था, ऐसा कोई बयान नहीं आया, और इस प्रकार के बयान का किसी ने इस प्रकार का फैलाने का हमारे विरोधियों ने कोशिश की थी, उसका खंडन भी। कटियार जी तो पहले ही चरण में कूद पड़े, बोले प्रियंका। ठीक है, कटियार जी क्या कहें, मेरी जानकारी में नहीं है। कटियार जी ये देखिए, ये जवाब से बचने के लिए कटियार जी वरिष्ठ नेता है, ये उन्होंने क्या कहा है, मैंने कल कुछ सुना जरूर था, लेकिन उससे चलिए, मैं चरण की बात आपकी मान गया, तो क्या अडवाणी जी, जोशी जी जैसे लोग आएंगे अगले किसी चरण? आगे चरण की प्रतीक्षा करिए, जब अगली सूची आएगी तो आपके सामने आ जाएगी। पहले से सूची का निर्धारण नहीं होता है, हमारी जो पूरी चुनाव समिति है वो बैठती है, और उसके बीच में बैठ करके हम लोग विचार करके जो निर्णय लेते हैं किस क्षेत्र में किन नेताओं को भेजने से पार्टी को ज्यादा लाभ होगा, और उसके हिसाब से तय करते हैं। आखिरी सवाल जी, मुख्यमंत्री क्यों आपने घोषित नहीं किया कोई चेहरा? ये तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा तो है नहीं कि हर राज्य में मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करती है। हमने कई राज्य ऐसे हैं, हरियाणा में हमने घोषित नहीं किया मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी, महाराष्ट्र असम में किया, दिल्ली में किया, नहीं किया, और वहां हमने असम में किया, दिल्ली में चुनाव जीता, वहां हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमने दिल्ली में किया, हम वहां चुनाव हार गए। हमने आसाम में किया, हमने जीत लिया। और ये प्रदेश के नाते मैं ये कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी मिला कि नहीं मिला। सारे लोग एकदम तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बनेगा वो निश्चित तौर से अच्छा होगा। अन्यथा दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। मेरी तरफ से यही कहना है प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि हम 300 से ज्यादा सीटें चेहरा मुख्यमंत्री जी का दिया जाएगा तब भी जीतेंगे, नहीं दिया जाएगा तब भी जीतेंगे। चलिए, आपने बताया तो मैं भी एक आपसे हाइपोथेटिकल कुछ जल्दी से कुछ नाम ले देता हूं। क्या मुख्यमंत्री का वो चेहरा स्मृति ईरानी हो सकती है? देखिए, आप वो सवाल कर रहे हैं जिस सवाल से मेरा लेना देना नहीं। क्या महेश शर्मा हो सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च समिति, जिसे हम केंद्रीय संसदीय बोर्ड कहते हैं, ये काम चुनाव के पहले चेहरा घोषित करने का जो अधिकार होता है वो चुनाव समिति का होता है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का होता है। वो प्रदेश अध्यक्ष का इस विषय से कोई लेना देना नहीं। क्या महेश शर्मा हो सकते हैं? मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे प्रश्न करने का जिसका मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं, आप मेरे अधिकार क्षेत्र के विषय पूछिए। मैं अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने कहा ना, ये अधिकार मेरे पास नहीं है, ये अधिकार हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड को है। ये थे केशव मौर्य जी, जो पूरे विपक्ष को 50 से ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं है और अपना आंकड़ा 300 से कहीं ऊपर बता रहे हैं। फिलहाल चुनाव होना बाकी है और नतीजे आने के लिए अभी तकरीबन 1.5 महीने का वक्त बाकी है। नमस्कार।